हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मामलुक सुल्तान। देखिए, मामलुक सुल्तान का मतलब होता है गुलाम, यानी गुलाम सुल्तान या कह सकते हो गुलाम वंश। मामलुक सुल्तान जो हुए कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ और ये जो है बलबन तक जाते जाते जो है ये आखिरी चरण पे आ गया। तो कहते हैं इसके विषय में जो है हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मलुक सुल्तान में कौन कौन जो थे काफ़ी पावरफुल हुए और उनका क्या विशेष महत्व रहा। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन के साथ भारत में मलुक सुल्तान यानी गुलाम वंश के युग का आरंभ हो गया था। मालुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वामित्व। यह सैन्य अभियान के लिए उपयोग किए जाने वाले तुर्की गुलामों को निम्न गुलामों से जो घरेलू कार्य अथवा कारीगरों से अंतर व्यक्त करने के लिए सदैव प्रयोग किया जाता था। मालुक सुल्तान का शासन 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक रहा, यानी ये समय काल अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबी थी। यानी यहाँ पर 84 साल की जो लंबी अवधि थी गुलाम शासकों का दबदबा था, लेकिन बाद में चल के जो ये दबदबा जो थी ख़त्म हुई। तो इसी के बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन जो हुए इसमें इम्पोर्टेंट शासक हुए जिन्होंने दिल्ली पर अपना जो है परचम स्थापित करने में सक्षम हुए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे समक्ष आया कुतुबुद्दीन ऐबक, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की गुलाम था जो मोहम्मद गौरी की सेना में उच्च पद तक पहुँचा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कहानी भी है कि वो जो था अपने भाइयों से जो है भाइयों ने उसको जो है बेच दिया था और बेचने के बाद क्या हुआ कि ये जो है बाजार में बिक रहा था, तो वहाँ पर जो है इसको जो है गौरी ने देख लिया और गौरी ने जो है इसको खरीद के अपने साथ रखा और फिर इसको जो है एक सैनिक के रूप में उसको भर्ती करके उसको जो है यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक गरीब परिवार का बच्चा था, उसके भाइयों ने ही उसको बेच दिया था और फिर जो है ये जब गुलाम के लाइन में बिक रहा था, जहाँ से मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद के जो है अपने साथ रख के उसको उच्च सेना पद तक वो पहुँचने में सक्षम हुआ। कहते हैं सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला गया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मोहम्मद गौरी जब भी यहाँ से भारत से जीत के जाता कोई ना कोई राज्य को जीतता और वहाँ पर कोई ना कोई अपने गुलाम शासक को जो है बैठा देता। तो ऐसा ही हुआ, जब मोहम्मद गौरी भारत पर जीत हासिल करके जा रहा था तो यहाँ पर जो है दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया और वो यहाँ पर राज्य करने लगा। गुलाम वंश का स्थापक ऐबक उत्तर भारत में प्रथम प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के रूप में यहाँ पर जाना जा सकता है। ऐबक को राजपूतों और अन्य भारतीय सरदारों की ओर से विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। गजनी के शासक जो है ततुद्दीन जरदेश दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था। सुल्तान सिंध का शासक नसरुद्दीन कवाचा स्वतंत्रता पाने के लिए व्याकुल हो चुका था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक समझौता और शक्ति प्रदर्शन द्वारा इस शत्रुओं पर विजय पाने में सफल रहा। उसने जो है यशोदौल के पराजित कर गजनी को जीत लिया और जयचंद और उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र ने बदाऊं तथा कनौज से जो है तुर्कों को बाहर खदेड़ दिया था। ऐबक ने ये दोनों क्षेत्र पुण्य जीत लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक वीर, वफादार तथा नम्र था। उसकी विनम्रता के चलते ही उसे लाख बख्श की उपाधि भी मिली हुई थी। कई विद्वान ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक स्थापक भी मानता है। 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहा था तो अचानक घोड़े पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसी का जो है दामाद जो है इल्तुतमिश वहाँ का शासक बन गया और उसके बाद भाग दौड़ जो था इल्तुतमिश के हाथों में चला गया। तो कहते हैं इस तरह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक की अंत के साथ जो है उसका दामाद इल्तुतमिश वहाँ का शासक बना। अब चलिए देखते हैं इल्तुतमिश की जो है किस प्रकार की जानकारी हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इल्तुतमिश जिनका सन जो था 1210 से लेकर
236 तक है। यानी देखा जाए तो इन्होंने 26 साल की काफ़ी समय अवधि में जो है अपना शासन को चलाया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लेकिन इसकी जो है किस प्रकार जो है नियुक्ति हुई, कैसे ये सुल्तान बना, ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कहते हैं सन 1210 में जब चौगान पोल खेलते समय घोड़े से गिरने से ऐबक की मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के पश्चात कुछ अमीरों ने उसके पुत्र अरम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, किंतु अरम शाह अयोग्य व्यक्ति था तथा तुर्की जो है अमीरों से उसके खिलाफ विद्रोह आरंभ कर दिया। दिल्ली के तुर्की सरदारों ने बंदालू के शासक ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित किया। अरम शाह ने बड़ी सेना के साथ लाहौर से दिल्ली लाकर उसका सामना भी किया, किंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित भी कर दिया। सलाउद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत के संगठित करने का श्रेय उसी को जाता है। यानी इल्तुतमिश काफ़ी पावरफुल था और इसी ने ही जो था इसको जीता। कहते इल्तुतमिश भी अपने ससुर के जैसा ही था, उसको भी जो है गुलाम वंश का शासक माना जाता, क्योंकि ये भी एक गुलाम था। देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही इल्तुतमिश भी जो है गुलाम शासकों में से ही माना जाता है, क्योंकि ये भी जब शासन बैठा उससे पहले इसको भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और अपनी बेटी से जो है इसकी मैरिज करा दिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जब इल्तुतमिश गद्दी में बैठा तो वह चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ था। जलदेश और ख्वाजा अली मर्दाना जैसे अन्य तुर्की सेनापति फिर से सिर उठा रहे थे। जलार में जो है रणभोर के शासक ग्वालियर और कंजूजर शासकों के साथ मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा भी कर चुके थे। इसके अतिरिक्त जो है सल्तनत की उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खान की बढ़ती शक्ति का भी काफ़ी भय सता रहा था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम स्वयं को संगठन करना आरंभ कर दिया और उसने तराई के मैदान में जलालुद्दीन से 1215 में पराजित भी किया। सन 1217 में उसने ख्वाजा के पांव पंजाब से उखाड़े और सन 1220 में जब चंगेज खान ने ख्वारिज साम्राज्य का विनाश किया तो इल्तुतमिश के मंगोलों ने प्रत्येक संघर्ष को टालने की आवश्यकता महसूस हुई। अंत जब ख्वारिज के शाह का पुत्र जलालुद्दीन जमगवारानी मंगोल से बचता हुआ शरण पाने इल्तुतमिश के दरबार में आया तो इल्तुतमिश ने उसे इनकार कर दिया और इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के मंगोल द्वारा होते विनाश से बचा भी लिया। कहते हैं सन 1225 के उपरांत इल्तुतमिश ने अपनी सेना को पूर्व प्रदेश के विरोध को दबाने के लिए प्रयोग किया और सन 1226 से लेकर 1227 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के नेतृत्व में विशाल सेना भेजा, जिसे इवाज़ा खान को पराजित कर बंगाल और बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया। राजपूत शासकों के विरोध भी सम्मान अभियान चलता ही रहा। यानी सन 1226 में रणभोर के जीता तथा सन 1231 में इल्तुतमिश ने अपना अधिकार जो मंदोर और जलोर बयान और ग्वालियर पर कर लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इल्तुतमिश ने ऐबक के छूटे हुए कार्यों को जो है पूरा किया। दिल्ली सल्तनत अब एक विस्तृत भूभाग तक फैली हुई थी। इसके अतिरिक्त उसने अपने विश्वास पात्र अधिकारियों का एक समूह तुर्क जलहागानी यानी 40 बनाया था, यानी 40 सैनिक के एक संगठन बनाया था और वो एक दूरदर्शी शासक था और उसने जो है बनस्थापित दिल्ली सल्तनत को संगठित और नियोजित भी किया। बात यहाँ पर एक फैक्ट आती है कि इल्तुतमिश ने तुर्की चलहागानी यानी 40 का समूह की स्थापना भी किया और इस समूह में वे अमीर हुआ करते थे जो शासन के प्रबंधन में सुल्तान की सहायता किया करते थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इसके हाथों में काफ़ी शक्ति आ गई थी। कई वर्षों तक वे एक के बाद एक दूसरे सुल्तान का चयन करते रहे। अंततः बलबन ने इस समूह को नष्ट करके रख दिया। इल्तुतमिश की सफलतापूर्वक दिल्ली के असंतुष्ट अमीर का सफाया किया गया। उसने दिल्ली सल्तनत को जो है गजनी गौर मध्य एशिया के अलग किया। इल्तुतमिश के जो है बगदाद के अब्बासी जो खलीफा को जो है वैधता पाने के लिए पत्र भी सन 1229 में हासिल किया था। इल्तुतमिश के प्रशासनिक स्थान जैसे इख्त सेना और सिक्का व्यवस्था के रूप में देने के लिए उल्लेखनीय कार्य भी किया और उसने सल्तनत को 2 मुख्य सिक्के दिए, एक चांदी और एक टाका और तांबा का जीतल। अपने अधीनस्थ क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण पाने स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश ने व्यापक सतह पर अपने
तुर्क अधिकारियों को जो है वेतन के बदले भूमि समझौता एकता का दान दिया करता था। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है चांदी का टाका और तांबे का जिक्र किसने चलाया था, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इल्तुतमिश ने किया था। ऐसे जो है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एकता को पाने वाले जो है एक दातार कहा जाता था, वो अपने अधीन क्षेत्रों को राजस्व वसूला किया करते थे। इसके द्वारा वह सस्ता सेवा प्रदान करने के लिए एक सेना का रख रखाव भी किया करते थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कानून तथा व्यवस्था का पालन करवाया किया करते थे, अपने खर्ची की भरपाई किया करते थे। और इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक संभावनाओं को पहचाना और मुख्य उसी क्षेत्र में इकाता बांटे गए। इसने इल्तुतमिश को उत्तर भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्र में से एक पर जो है वित्त और प्रशासनिक नियंत्रण के प्रति आश्वस्त किया। तो ये काफ़ी है, इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे जब हम 12 चैप्टर करेंगे। तो उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है इल्तुतमिश के जो है अंत हो जाने के पश्चात, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी बेटी जो थी रजिया सुल्तान, यानी पहली भारत की सुल्तान बनी। ठीक है, रजिया के अगर देखा जाए तो समय काल बहुत ही कम था, 4 साल के अंतराली था, यानी 1236 से लेकर 400 ईस्वी के मध्य माना गया है। तो रजिया सुल्तान का 4 साल के जो है संघर्षों से भरा हुआ था। अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश के जो है मुख्य उत्तराधिकारी की मुख्य समस्या थी। तो इल्तुतमिश ने अपने किसी भी पुत्र को सुल्तान बनाने के काबिल नहीं समझा। उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, किंतु उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जो है रुकुनुद्दीन फिरोज सेना के कुछ अधिकारियों की सहायता से गद्दी पर बैठ गया और दिल्ली की जनता को समर्थन से तथा कुछ अन्य अधिकारियों के सहयोग से रजिया गद्दी पर बैठ गई। कहते हैं अपनी खूबियों के बावजूद रजिया जो है बेहतर शासन नहीं कर पाई, क्योंकि मुख्यतः उसने गौर तुर्की और कुलीन वर्ग के बराबरी का दर्जा देकर तुर्की अमीरों में विरोध पैदा कर दिया था। इसमें सबसे मुख्य उत्तेजित करने वाला बात जो है सिबोसिया मालिक जमाउद्दीन याकूत को अमीर जो अखरून यानी घोड़े का मालिक नियुक्त करना रहा। कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अन्य जो है गौर तुर्की की नियुक्ति से भी आग में घी डालने का काम किया गया। यानी यही कदम था जहां पर रजिया का जो है पूरा संघर्ष अधूरा सा रह गया। विद्वान मानते हैं कि महिला होने के बावजूद भी वह दूसरे के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। अंततः सरदारों ने उसके क्षेत्र में विद्रोह करना आरंभ कर दिया। उन्होंने उसे महिला की जो मर्यादा भंग करने और अविश्वास सरदार याकूब के साथ अति करीबी होने के आरोप भी लगाया गया। वह सरदार द्वारा पराजित हुई और मारी गई। इस प्रकार उसका शासनकाल छोटा रहा तथा 1240 में समाप्त हो गया। कहते रजिया सुल्तान के जब विरोध हुआ तो वो जंगलों में चली गई और जंगलों में कुछ लोगों ने उसको घेर लिया और वहाँ पर ही उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। उसके पश्चात इसकी शासन का जो है सदैव के लिए अंत हो गया। कहते हैं उसके पश्चात जो है नसरुद्दीन मोहम्मद का समय काल आया और ये बहुत समय काल छोटी थी, यानी 1240 से 46 ईस्वी तक ही रही। सुल्तान व तुर्की सरदार चलनगानी के बीच सत्ता का संघर्ष जो रजिया के समय से आरंभ हुआ था वह चलता ही रहा और रजिया की मृत्यु के बाद इन चलनगिनियों की जो है शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह राजा के गद्दी पर बैठने और उतरने के लिए बहुत हद तक काबिल हो गए थे। वे राम शाह जो 1240 से 42 तथा मसूद शाह 1242 से 44 क्रमश सुल्तान बनाए गए तथा हटाए भी गए। इसके पश्चात सन 1246 में जो उलीन खान यानी कलंतार में जिले बलबन के नाम से जाना गया वो एक प्रयोग किया गया। युवा नसरुद्दीन इल्तुतमिश का पोता को सुल्तान बनाकर खुद उसका नायब बना और अपनी स्थिति को और दृढ़ बनाने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया। नसरुद्दीन से विवाह करने से नसरुद्दीन जो सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद जो 1245 में मारा गया। इबूतु तथा इस्लामी के अनुसार बलबन ने अपने शासक को जहर देके मारा था और अब उस गद्दी पे उसने अधिकार भी कर लिया था। कहते हैं उसके पश्चात आता है बलबन। कहते हैं बलबन का भी समय काल बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था और कहा जाता है इसकी में एक कहानी भी है कि बलबन जो है काफ़ी कुरूप था और उसको कोई खरीदना नहीं चाहता था। तब जाके इसको जो है खरीदा गया और तब से वो सेना में भर्ती हुआ और उसके बाद अपना जो जौहर दिखाया। उसने रजिया के समय में भी पूरा भागदौड़ अपने हाथों में रखा हुआ था। कहते हैं बलबन की जो समय काल थी
66 से 87 ईस्वी के मध्य माने गए, यानी 1266 से 87 ईस्वी तक माना गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट समय काल था। सुल्तान तुर्की सरदारों के बीच सत्ता का संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक इतिहास में बलबन के नाम से प्रसिद्ध अलगू खान ने सत्ता का केंद्रीकरण करके सन 1266 में सिंहासन पर कब्जा नहीं कर लिया। जब बलबन सुल्तान बना, उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। कई तुर्क सरदार उसके विरोधी हो चुके थे। मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने का अवसर तलाश रहे थे और सुदूर प्रांतों के शासक स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। वहीं भारतीय शासक भी विद्रोह करने के लिए छोटे से मौके का तलाश में भटक रहे थे। दिल्ली तथा द्वाब क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है शोचनीय थी। गंगा, यमुना, द्वाब, अवध के मध्य सड़कों पर डकैती और लुटेरे का जो है वर्चस्व था, जिस वजह से पूर्वी क्षेत्रों में यातायात असंभव हो चला था। कुछ राजपूत जमींदारों ने इस क्षेत्रों में अपने किले बनवाकर सरकार के प्रति विद्रोह दर्शाया था। कहते मेवाती जो है इतनी भयभीत हो चले थे कि बाहरी दिल्ली क्षेत्र में भी लोग के लूट लिया करते थे। इस तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने कठोर नीति अपनाई, यानी इसको हम लोड नीति के नाम से भी जानते हैं। मेवात में कई मारे गए और राजपूतों के मजबूत जो है गढ़ वधूक के आसपास का क्षेत्र नष्ट कर दिया गया। बलबन के निरंकुश तरीके के शासन किया तथा सुल्तान के रूप में अपनी स्थिति खुद जो है दृढ़ करने के लिए बहुत ही मेहनत की। उसने किसी भी कुलीन वर्ग के व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति अर्जित नहीं होने दी। उसने राष्ट्र की सिद्धांत को भी स्थापना किया और इतिहासकार वर्ण जो स्वयं भी तुर्की विद्वानों में श्रेष्ठ था के अनुसार बलबन कहता था कि जब भी मैं नीच कुल में जन्मे नीच व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें सुलग उठती है तथा गुस्से में मैं तलवार उठा लेता हूँ मारने के लिए। हमें नहीं पता कि बलबन के वास्तव में ऐसा क्यों कहा था, किंतु गैर तुर्कों के प्रति उसके विचार इसी प्रकार के थे। बलबन अपनी सत्ता किसी को नहीं बांट सकता था और यहाँ तक कि परिवार वाले से भी नहीं। बलबन चलायनी की शक्तियाँ नष्ट करने के लिए जो है कटिबद्ध था और स्वयं को सजग रखने के लिए बलबन ने हर विभाग में जो है गुप्तचर नियुक्त कर दिया था, यानी उसने हर क्षेत्र में अपनी प्रोटेक्शन बढ़ा दी थी। उसने एक मजबूत केंद्रीय सेना का गठन भी किया जो आंतरिक विद्रोह से भी लड़ सके तथा पंजाब की और रुख भी कर रहे तथा दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर खतरा बन रहे मंगोल को भी माकूल जवाब दे सके। अपने सैन्य विभाग का दीवान अर्ज का पुनर्गठन किया गया तथा विद्रोह का दमन करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सेना की नियुक्ति भी की गई। मेवात, द्वाब, अवध और कौशल के विद्रोह जो विमलतापूर्वक कुचल दिए गए और बलबन ने पूर्वी राजपुताना क्षेत्र जो अजमेर और नागौर पर विजय पाई, किंतु ग्वालियर और रणभोर पर विजय हासिल करने में वह नाकामयाब रहा। सन जो है 1269 में जो है मंगोल के खतरों में उत्साहित होकर और सुल्तान की बढ़ती आयु देखकर बंगाल के शासक जो कहते तुगरील बेग ने विद्रोह कर सुल्तान की उपाधि धारण की और तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। यहाँ पर अपने नाम का खुतबा पढ़वाने का मतलब होता है कि वह गुलाम शासकों से मुक्त हो जाता है और एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। बलबन ने अपनी सेना को बंगाल भेजा और तुगरील को मारा गया। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्र जो है बुगारा खान को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया। इन सब कठोर जो है निर्णय द्वारा बलबन ने जो स्थिति को नियंत्रण किया। लोगों को अपनी सत्ता की शक्ति तथा प्रभुता को प्रभावित करने के लिए बलबन ने एक वैभवशाली दरबार भी बनाया। उसने दरबार में हंसना तथा चुटकुले सुनना बंद कर दिया तथा शराब का सेवन भी बंद कर दिया, जिससे कोई भी उसे आराम वाली अवस्था में न देख ले। उसने दरबार में जो है ज्यादा यानी सलाम तथा पैबोस राजा के कदम चूमने जैसी प्रथाओं पर भी बल दिया। एक फैक्ट के हिसाब से देखा तो बलबन ने विस्तार के स्थान पर संगठन की नीति अपनाई। उसने राजपद को नए सिद्धांत को प्रतिपादन किया और कुलीनों और सुल्तानों के मध्य रिश्ते का पुण्य प्रभाषित भी किया। इस तरीके द्वारा बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत प्रदान भी किया। बलबन निस्संदेह दिल्ली सल्तनत का मुख्य निर्माताओं में से एक था। विशेषकर सरकार और उसके संस्थाएं राजा की शक्ति को दृढ़ कर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत प्रदान किया और किंतु फिर भी वह मंगोल के आक्रमणों से उत्तर भारत को बचा नहीं पाया और तो और गैर तुर्कों के जो है महत्वपूर्ण पदों और अधिकारियों से विमुक्त भी मात्र कुछ ही जो है समूहों के बीच अधिकार शक्तियों की जो है वितरण से अन्य लोगों में उसके प्रति असंतोष उत्पन्न किया। इससे उसकी मृत्यु के पश्चात नए संघर्ष को ही जन्म दिया। बलबन की मृत्यु जो है
1287 में हो गई। उसकी मृत्यु के उपरांत क्लियो ने जो है उसके पोते कोकोवाद को गद्दी पर बैठाया, किंतु जल्द ही उसको पुत्र कैमूर ने उसे जो है सत्ता से अलग कर दिया, जो स्वयं मात्र 3 माह तक ही शासन कर सका। बलबन के शासन के दौरान फिरोज उत्तर पश्चिमी सैन्य अभियान को संचालक था और उसने मंगोल के खिलाफ कई सफल अभियान भी लड़े। उसे दिल्ली में बुलाया गया तथा अर्ज ए मुआलिक युद्ध यानी मंत्री बनाया गया। उसने 1290 में एक कड़ा कदम उठाकर कैमूर की हत्या भी कर दी तथा खुद गद्दी पर बैठ गया। खिलजी कुलीन का एक वर्ग में खिलजी वंश की नींव डाल दी गई और कुछ विद्वान इसे वांशिक क्रांति के रूप में परिभाषित भी करते हैं। इससे जो है तक कथित गुलाम वंश का अंत किया तथा फिरोज जलाउद्दीन खिलजी के रूप में सिंहासन में बैठा। यानी इसी के साथ जो था बलबन के साथ देखा जाए तो जो है गुलाम वंश का सदैव के लिए अंत हो गया और खिलजी वंश की स्थापना हो गया।